गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द निलेस एकेडमी। आज जो है हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जिन स्टूडेंटों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि उन्हें लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। ये वीडियो आप लोग जो है अंत तक ज़रूर देखें, और ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो यूपीएससी, पीएससी, एनडीए, सीडीएस या किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखें। आज जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, भारतीय संविधान की विशेषताएं, कि आखिरकार भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले विशेषता ये होगी कि सबसे विशाल संविधान, लिखित संविधान देखें तो वो इंडिया का सबसे लिखित और विशाल संविधान है। तो फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा कि सबसे विशाल लिखित संविधान। देखिए, जनरली क्या होता है कि जो संविधान होता है या कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं किसी भी कंट्री की अगर बात करें तो वो टू टाइप्स के होते हैं। या तो वो क्या होगा, या तो वो फर्स्ट लिखित संविधान होगा, ठीक है, या फिर वो अलिखित जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, अलिखित कॉन्स्टिट्यूशंस होगा। दो तरीके के किसी भी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया, लिखित, और सेकंड होगा अलिखित। तो भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है, जिसमें यदि आप बात करें आज, यदि वर्तमान देश में गणना के आधार पर मैं बता दे रहा हूं, तो आज यदि आप बात करें तो जिसमें एक आपको क्या देखने को मिलेगी, प्रस्तावना आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, एक आपको क्या देखने को मिलेगी, प्रस्तावना देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत आपको 25 क्या देखने को मिलेंगे, भाग देखने को मिलेगा, ठीक है। लगभग 450 जो है वो आपको अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, 450 आपको आर्टिकल्स। ये मैं आपको गणना के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। बाकी अगर आप बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, तो कितने हैं आर्टिकल, 395, ठीक है। तो ये गणना के आधार पर मैंने बताया कि आज की डेट में यदि हम बात करें तो 450 क्या देखने को मिलेंगे, आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, और 12 जो है वो आपको अनुसूची, 12 आपको अनुसूचियां आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें आपको किस में देखने को मिलती हैं, भारत का सबसे विशाल लिखित संविधान के अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं, जो कि उसकी एक सबसे हटके क्या है, विशेषता आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले क्या होगी, सबसे विशाल लिखित संविधान आपको देखने को मिलता है भारत का। सेकंड अब हम बात कर लेते हैं, सेकंड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता होती है तो वो होगी हमारी नम्यता और अनम्यता का समन्वय। क्या हो जाएगा, नम्यता और अनम्यता का समन्वय। ये इसकी सेकंड विशेषता आपको देखने को मिलेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये होता है नम्यता और अनम्यता, यानी कि लचीलापन और कठोरपन की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा जब भी संविधान संशोधन की बात करते हैं तो संविधान संशोधन दो तरीके से किया जाता है, जिसे एक आप नम्यता बोलते हैं और एक आप जिसे अनम्यता बोलते हैं, यानी कि कठोरपन और लचीला। तो संविधान संशोधन क्या होगा, इसमें हम देख लेते हैं। तो संविधान संशोधन क्या होता है, संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान संशोधन क्या होंगे, टू टाइप्स के होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशंस में, इसको आप ऐसा बना लें, ठीक है। तो संविधान संशोधन क्या होंगे, टू टाइप्स को, एक जिसे हम बोलेंगे क्या, नम्यता, और दूसरे को हम बोलेंगे अनम्यता, ठीक है, यानी कि कठोरपन और लचीलापन। तो कठोरपन हम उस संविधान संशोधन को कहेंगे जिसमें आसानी से जो है संविधान संशोधन नहीं होता है, ठीक है, जिसमें आसानी से संविधान संशोधन नहीं होता है वो कैसा कहलाएगा, हमारा नम्यता या कठोरपन जिसे हम बोलेंगे। और लचीलापन हम उसे बोलेंगे जिसमें किसी भी संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सकता है, किसी भी आर्टिकल्स में आसानी से संशोधन किया जा सकता है, वो हमारा कहलाता है नम्यता। अब बात करते हैं चूंकि हमारे भारत देश की, तो हमारे भारत देश में जो है वो ना तो नम्यता वाला संविधान पाया जाता है और ना ही अनम्यता संविधान
पाया जाता है, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया इन दोनों से ही मिलजुल कर की जाती है, ना कि जिसे हम नम्यता बोले या अनम्यता बोले। इसलिए मैंने क्या बोला है, नम्यता और अनम्यता का समन्वय बोला है, ठीक है, नहीं तो मैं एक पॉइंट लिखता यहां पर। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में बारी बारी जो चीजें हैं वो बहुत समझने वाली चीजें होती हैं, तो हर एक वर्ड का एक अलग मीनिंग निकलता है, तो आप लोग जो है बिल्कुल इजी वे में इसको जरूर देखें। तो क्या बोल रहे हैं हम, नम्यता और अनम्यता का समन्वय देखा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंतर्गत, जो कि उसकी एक विशेषता होती है। अब इस पे इन डिटेल में जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है धर्मनिरपेक्षता। तीसरा क्या हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है, क्या हो जाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। यानी कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से वो क्या होता है, वो धर्मनिरपेक्षता को अपनाता है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन से वो धर्मनिरपेक्षता को अपनाता है, यानी कि भारतीय संविधान का कोई विशेष धर्म नहीं होता है, यानी कि वो हर एक धर्म को कैसा मानता है, समान मानता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपनाता है, यानी कि भारतीय संविधान किसी भी धर्म को नहीं मानता है, वो सभी धर्मों के लिए समान होता है। जैसे कि आप यदि इस्लामिक कंट्री में जाएंगे, ठीक है, जैसे अरब जाएंगे या पाकिस्तान जाएंगे, तो वहां पर कौन सा धर्म को अपनाया जाता है, वहां पर इस्लाम धर्म को माना जाता है। ऐसे ही यदि आप श्रीलंका जाएंगे तो श्रीलंका में आपको बौद्ध धर्म को मान्यता आपको देखने को मिलेगी। ब्रिटेन जाएंगे तो आपको वहां पर ईसाई धर्म की मान्यता आपको माना जाता है, अपनाया जाता है। तो इस प्रकार से वहां पर अलग अलग धर्म को माना जाता है, अपनाया जाता है। बट लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि किसे अपनाता है, वो धर्मनिरपेक्षता को अपनाता है, जिसमें कोई धर्म को नहीं मानता, सभी धर्मों के लिए कैसा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, समान वर्क करता है, ठीक है ना, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि सभी धर्मों का, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलेगा, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है, ठीक है, क्या करता है, सम्मान करता है, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए जो है हमारा भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, धर्मनिरपेक्षता को या धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपनाता है। ये इसकी थर्ड विशेषता आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ, आखिरकार फोर्थ क्या विशेषता आपको देखने को मिलती है। तो फोर्थ विशेषता आप देखेंगे जिसमें स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, फोर इंपोर्टेंट जो रहेगा क्या, स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका। देखिए, संघात्मक और लिखित संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारा न्यायपालिका, जो कि कैसा है, स्वतंत्र है और एकीकृत है। तो इसमें क्या होता है कि यदि आप विधायिका की बात करें, कार्यपालिका की बात करें, तो इसमें सिद्धांतिक रूप से रोक बोल दें, नियंत्रण बोल दें, तो वो कौन करेगा, न्यायपालिका करेगा। इसलिए हम बोला जाता है कि फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कैसा होता है, स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका होगा। न्यायपालिका के अलावा या हम बोलें कि ये एक प्रकार से क्या करता है, संतुलन को लागू करता है, ठीक है ना, किसमें, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में। इसलिए बोला जाता है कि स्वतंत्रता क्या है, ये एक प्रकार से स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका होती है, ठीक। तो ये इसकी एक विशेषता देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ हो जाएगा आपका क्या, मौलिक अधिकार, ठीक है। देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो आपके भारतीय संविधान संशोधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता आपको देखने को मिलती है, जिसे बोला जाता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इसलिए यूज किया जाता है वर्ड, क्योंकि हर एक प्रत्येक नागरिक को अपने विकास के लिए या सर्वांगीण विकास के लिए, यदि हम बोलें सतत विकास की हम बात करें, उसके लिए उसको कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के लिए। तो उसके लिए हर एक व्यक्ति को क्या दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसे कहा जाता है मौलिक अधिकार किया जाता है, मौलिक अधिकार कहा जाता है, जो कि भाग 3 में वर्णित किया गया है। किसमें किया गया है, भाग 3 में वर्णित किया गया है, जिसे हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ यदि हम देखें कि सिक्स्थ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो वो होंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है।
तो सिक्स्थ जो रहेगी विशेषता वो ये रहेगी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, सामाजिक या आर्थिक न्याय की यदि हम बात करें तो राज्य के भी कुछ कर्तव्य माने गए हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है, जो कि इनका उल्लेख जो है भाग 4 में किया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंतर्गत। तो 6 विशेषता क्या हो जाएगी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं 7th। तो 7th अब हम देख लेते हैं 7th क्या हो जाएगा, जिसे बोला जाता है मौलिक कर्तव्य। 7th क्या हो जाएगा, 7th हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। देखिए, मौलिक कर्तव्य की यदि हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो था मूल भारतीय संविधान में नहीं था, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में। तो इसको आप लिख लीजिए कि मौलिक जो कर्तव्य था ये स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर, ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो था मूल भारतीय संविधान में नहीं था, ये स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य क्या था, ये मूल संविधान में नहीं था और इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। जैसा कि आपको पता है, जैसे कि यदि हम बात करें अधिकार या कर्तव्य, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो इसी प्रकार हर एक व्यक्ति को क्या दिया रखा है, मौलिक कर्तव्य दिए रखे हैं। जैसे राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उसके भी कुछ दायित्व होते हैं, उसके भी कुछ कर्तव्य होते हैं जो कि उसके द्वारा पूरे किए जाते हैं, उसको कहा जाता है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जो था वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था, जो कि आपको भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता आपको देखने को मिलती है। तो 7th हमारा जो पॉइंट था वो क्या हो जाएगा, इसकी स्पेशलिटीज की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि वो 7th क्या हो जाएगा, वो रहेगा मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं 8th पॉइंट। 8वीं जो विशेषता रहेगी वो क्या रहेगी, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। तो 8 जो विशेषता रहेगी भारतीय संविधान की वो रहेगी संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान की जो सर्वोच्चता है वो, इसका मतलब ये होगा कि जो भारतीय संविधान है इससे बड़ा कोई कानून नहीं है, या मैं बोलूं कि संविधान से ऊपर कोई भी कानून नहीं है। चाहे हम राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की हम बात करें, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान की सर्वोच्चता के परे हो, या ऐसा बोला जाए कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसा नियम नहीं ला सकती, कानून नहीं बना सकती जो संविधान के विरुद्ध हो। तो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए यहां पर बोला गया है क्या, कि संविधान की यहां पर आपको सर्वोच्चता देखने को मिलेगी। तो संविधान से ऊपर कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं 9th जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो कहलाएगा हमारा एकल नागरिकता। ठीक है, 9th जो पॉइंट रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, वो रहेगा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब, इसका मतलब यह है कि हमारा भारत देश जो है वो संघात्मक लोकतांत्रिक होने के बावजूद भी एकल नागरिकता देता है, सिंगल सिटीजनशिप मेंबर देता है ना, यहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं देता है। यानी कि आप किसी भी दूसरे कंट्री की एक नागरिकता ले लें, सिटीजनशिप मेंबर बन जाएं और आप इंडियन के भी सिटीजनशिप के मेंबर रहें, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि एकल नागरिकता होना चाहिए, सिंगल सिटीजनशिप होना चाहिए, एक संघ या उसके राज्यों के बीच में ही एकल नागरिकता होनी चाहिए। डुअल नागरिकता या दोहरा नागरिकता भारत देश में अलाउ नहीं है। ये इसकी एक महत्वपूर्ण
विशेषता होती है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान क्या कहता है? एकल नागरिकता। लास्ट अब हम बात कर ले सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ठीक है, हमारा 10th जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या हो जाएगा किसी भी लोकतांत्रिक देश होने के लिए। और लास्ट हम बात करें कि आखिरकार भारतीय संविधान की विशेषता क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाता है, या मैं बोलूं किसी भी लोकतंत्र देश में पहली चीज क्या होना चाहिए? सार्वभौम वयस्क मताधिकार होना चाहिए, जो कि क्या रहेगा कि यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति होता है तो वो वोट डालने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो भारतीय देश में क्या है कि यदि वो व्यक्ति 18 या 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति है तो वो बिना किसी धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, किसी भी प्रकार का यदि वो व्यक्ति है तो वो मत देने का अधिकार रखता है। इसलिए यहां पर बोला जाता है इंडिया में कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो है वो अपनाया जाता है भारतीय संविधान के तहत। तो ये जो है, ये मैंने आपको एक गिनी चुनी जो है मेन इंपॉर्टेंट जो है 10 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करा है। यहाँ पर आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।